चलिए, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि डिस्काउंट क्या होता है। देखो, डिस्काउंट क्या है, एक ऐसा अलाउंस है जो सेलर देता है गुड्स की सेलिंग प्राइस के ऊपर। और वो डिस्काउंट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर दे, या फिर वो आपको क्विकली पेमेंट करने के पर्पज से एक डिडक्शन दे। तो जब दोनों डिस्काउंट का अलग अलग मीनिंग है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, जब कोई पर्सन, कोई होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो है, रिटेलर को एक फिक्स परसेंटेज उसके लिस्टेड प्राइस के ऊपर फिक्स परसेंटेज रिड्यूस करके देता है, सो दैट वो बल्क में परचेज करे। यानी कंडीशन होती है कि अगर वो बल्क में परचेज करेगा तो ही उसको वो डिस्काउंट दिया जाएगा। तो वो डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। और ये डिस्काउंट आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर और कैश ट्रांजैक्शन दोनों के ऊपर दिया जाता है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो आपकी परचेज से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड नहीं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए आप कभी भी कोई सेपरेट एंट्री नहीं करते हो। आपका जो इनवॉइस है, आपका जो कैश मीमो है, उसी में से आप डिडक्ट करके दिखाते हो। सपोज करो आपने कोई सामान लिया है, मतलब 1 लाख रुपए उसका एमआरपी कह लो, या 1 लाख रुपए उसकी प्राइस है, और वो आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। तो उसका जो 20% है, यानी 20,000, वो आप उसी टाइम वहां से डिडक्ट कर दोगे। और जो एंट्री होगी आपकी वो क्या होगी फिर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब वो अमाउंट कितना कितना होगा, वो अमाउंट जो होगा वो डेबिट के आगे भी 80,000 जाएगा, ना कि 1 लाख, क्योंकि 20% का आपने सीधा सीधा डिस्काउंट दे दिया है। और ये क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था, वो आपकी बुक्स में कहीं पे भी शो नहीं होगा। ठीक है। अब कहता है कि यस अगर वो मैम। कस्टमर आपको सामान रिटर्न कर देता है तो ट्रेड डिस्काउंट आप वापस से उस लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट करते हो। दूसरा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि जो कस्टमर है वो क्विक पेमेंट करे, अर्ली पेमेंट करे। जनरली मार्केट में क्या होता है, क्योंकि क्रेडिट पे भी परचेज या सेल की जाती है, तो जनरली 1 मंथ टाइम पीरियड दिया जाता है कस्टमर को, कि आप 1 महीने के अंदर उस की पेमेंट कर दे। अब अगर मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि उसे पेमेंट क्विकली मिले, तो वो कुछ इस तरीके के ऑफर दे सकता है कि अगर आप मुझे 1 वीक के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो वो जो डिस्काउंट है, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, वो आपका कैश डिस्काउंट है। उसका पर्पज क्या होता है कि कस्टमर क्विकली पेमेंट करे। और क्योंकि वो डिस्काउंट आपका सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के टाइम पे होता है, तो उस डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। सपोज करो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे था सोल्ड गुड्स वर्थ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो अब देखो, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% का मतलब वही सेम यही वाली चीज, जो डिस्काउंट का अमाउंट है आपका ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट वो कितना हो जाएगा, 20,000। अब अगर मैं बात करूं कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट आपका कितना होगा, कैश डिस्काउंट होगा आपका 80,000 का 2%।
यानी कितना होगा 1600 रुपये। ठीक है, अब इसको आप ट्रेड डिस्काउंट तो हमारी बुक्स में नहीं जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट आपका बुक्स में जाता है। तो कैसे होगा, कैश अकाउंट डेबिट देन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक तरीके से आपके लिए लॉस कह लो या आपके लिए एक एक्सपेंस है, और डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, इसीलिए उसको आप क्या करोगे, डिस्काउंट को डेबिट किया आपने, आपका के पास से जा रहा है। तो सेल्स हमेशा आपकी क्या होती है, क्रेडिट। क्रेडिट होती है। ठीक है, अब सेल्स के कॉलम में तो आपका कितना चला जाएगा 80,000, भाई 2% 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 1 लाख के सामान में। ठीक है, अब यस मैम। कैश कितना आएगा, कैश आएगा आपके पास 78,400, और 400 1600 आपका क्या चला जाएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि यस। सेलर ने क्या किया, सेलर ने क्विक पेमेंट रिसीव करने के लिए उसको एडिशनल डिस्काउंट दिया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फिर कहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। देखो, पहला डिफरेंस तो मीनिंग में ही है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट आपका वो डिस्काउंट होता है जो परचेज की प्राइस के ऊपर दिया जाता है, प्रिंटेड प्राइस के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज पे दिया जाता है ताकि बल्क में परचेज करे। कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब कस्टमर क्विक पेमेंट करता है या एक स्पेसिफाइड पीरियड में पेमेंट करता है। ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पज होता है बल्क में क्वांटिटी को सेल करना, जबकि कैश डिस्काउंट का मेन पर्पज होता है कि आप एक पर्टिकुलर डेट से पेमेंट रिसीव कर पाए, यानी एक स्पेसिफाइड डेट से पहले पेमेंट रिसीव कर पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है ट्रेड डिस्काउंट का कि देखो, ट्रेड डिस्काउंट इसीलिए देता है कोई भी सेलर या मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर रिटेलर को ट्रेड डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, चाहे वो अपने कैटलॉग प्राइस से कम पे सेल कर रहा है तब भी। जबकि कैश डिस्काउंट का पर्पज होता है कि क्विक पेमेंट, जो बेड डेट्स का आपका फियर है वो रिड्यूस हो सके। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आप बुक्स में शो नहीं करते हो, कैश डिस्काउंट आपका बुक्स में शो किया जाता है। फिर कहते हैं डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, ट्रेड डिस्काउंट को आप इनवॉइस में से डिडक्ट करके दिखाते हो, कैश डिस्काउंट को आप इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं करते। देखो, यही पॉइंट दे रखा है। कई बार क्या है, कस्टमर को दोनों तरीके के डिस्काउंट अलाउ किए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। तो सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, पहले आपका ट्रेड डिस्काउंट घटेगा, बाद में आपका कैश डिस्काउंट घटेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमेशा आपका जो बाद में प्राइस निकल करके आता है उस पे से डिडक्ट होता है। सेम एग्जांपल जो हमने किया था कि अगर 1 लाख का सामान है, उसने 20% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट पे दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट 20,000 जिसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कैश डिस्काउंट आपका 1600 है, उसकी आपको सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? अब ट्रेड डिस्काउंट के एडवांटेज क्या है, रिटेलर के लिए क्या है और मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के लिए क्या है। देखो, रिटेलर के लिए तो ये है कि उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे रिटेलर का मतलब एक तरीके से परचेज करने वाला पर्सन, और दूसरा रिटेलर जो है वो क्या कर सकता है, कुछ प्रॉफिट वो फिर भी अर्न कर लेगा अगर वो गुड्स को कैटलॉग प्राइस पे बेचता है। क्यों, क्योंकि मान लो उसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, अब अगर वो एमआरपी पे भी सेल करता है तो 10% तो उसका अर्न हुआ। मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को क्या है, पहला तो है कि उसकी सेल इंक्रीज हो जाती, जब उसके पास बल्क में परचेज होती है, मतलब वो बल्क में सेल करता है, लार्ज क्वांटिटी के ऑर्डर मिलते हैं तो उसकी सेल इंक्रीज हो जाती। दूसरा, कंपटीशन के, क्योंकि आजकल कहते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन के जमाने में हम ये कहते हैं कि आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपके लिए एक हथियार, एक वीपन की तरह काम करता है। देन कहते हैं कि
अलग अलग प्राइस आप अलग अलग कस्टमर से चार्ज कर सकते हो ट्रेड डिस्काउंट को ऑल्टर करके। भाई आपका रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर बल्क में परचेज करते हैं, आप उसको ज्यादा ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हो। ओकेजनली कोई कस्टमर आता है तो उसको आप कम ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हो। और जो चेंज इन रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, भाई डिस्काउंट आप 15% दे रहे हो या 20% दे रहे हो, वो क्या है, उससे आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को चेंज कर सकते हो बिना आपके कैटलॉग्स प्राइस में चेंज किए। फिर कहते हैं कैश डिस्काउंट के सेलर और बायर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो कैश डिस्काउंट के क्या है, सेलर रिसीव करता है अपनी पेमेंट टाइमली, क्योंकि कैश डिस्काउंट वो तभी अलाउ करता है जब कस्टमर उसको एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है। दूसरा कैश जो है अगर वो टाइमली रिसीव हो जाता है तो बिजनेस का जो कैश इनफ्लो है, बिजनेस में उस कैश को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बेड डेट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बेड डेट की पॉसिबिलिटी। तो जब आपको कैश रिसीव हो चुका है, आपको उससे उधार मांगनी ही नहीं है, आपका पैसा ड्यू ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। देन कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट रिड्यूस द क्लरिकल वर्क ऑफ मेंटेनिंग डेटर्स अकाउंट। भाई अगर आप उधार में सिर्फ क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो क्या होगा, बार बार में आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, रिमाइंड कराना पड़ेगा, सर आपकी पेमेंट पेंडिंग है प्लीज पेमेंट करा दो। अगर आप कैश डिस्काउंट देके क्विकली पेमेंट रिसीव कर लेते हो तो क्या होगा, आपकी ये जो क्लरिकल वर्क है कि उसका अकाउंट मेंटेन करो, उसको रिमाइंडर्स भेजो, उसके पास बार बार फोन करो, वो वर्क रिड्यूस हो जाता है। बायर को क्या बेनिफिट है, देखो बायर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है जितना जल्दी वो पे करेगा। दूसरा हायर कैश डिस्काउंट अगर उसको मिलता है तो वो क्या कर सकता है, फर्दर कस्टमर्स को मतलब अपना सामान और भी लो रेट पे सेल कर सकता है। देन कहते हैं जो अर्ली पेमेंट है वो क्या करती है, वो बायर की रेपुटेशन को, गुडविल को एनहांस करती। ठीक है, क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट है, No, ma'am. आगे चले। Yes, ma'am. फिर एक टर्म आती है रिबेट, हिंदी में बोलते हैं, देखो हिंदी में तो डिस्काउंट भी और रिबेट भी दोनों ही छूट होती है, लेकिन रिबेट क्या है, रिबेट का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर। यानी सेलर जो है उस सामान को सस्ते में बेचना शुरू कर दे। कई बार तुमने देखा होगा ईयर एंडिंग सेल, या जैसे सर्दियों का माल है, तुम 14 जनवरी के बाद जाते हो तो दुकानदार आपको कम रेट पे देता है। वहीं तुम अगर 1 दिसंबर या 14 दिसंबर को जाओगे तो वही सामान आपको डबल रेट पे मिलता है। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि वो 1 महीने बाद आपको कम रेट पे देना शुरू कर देता है, बता क्योंकि सकते। मैम हाँ, सीजन खत्म हो जाता सीजन है। सीजन खत्म हो जाता है, उसको ये लगता है कि मुझे 9 महीने तक या 8 महीने तक गोडाउन में भी तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिबेट क्या है, रिबेट भी एक तरीके का डिस्काउंट ही है, लेकिन वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग है। यानी यूजुअली जब आपको कोई और रीजन से जब आप सामान को कम रेट पे बेचते हो ना तो उसको कहा जाता है रिबेट। जनरली या तो आपकी इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स है या आपकी एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो दुकानदार क्या करता है, आपको कुछ रिबेट दे देता है। जैसे मान लो आपने एक फ्रिज मंगवाया, ठीक है, फ्रिज मंगवाया और फ्रिज में हल्का सा डेंट है, फ्रिज प्रॉपर वर्किंग में है लेकिन नाम का डेंट है या स्क्रैच है, क्या तुम उस प्रोडक्ट को लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहेंगे ना। लेकिन अगर वही बात है, वो दुकानदार कहते हैं मैडम 5% का डिस्काउंट है, तुम सोचोगे हल्का सा स्क्रैच तो है, हम ले सकते,
तो वो जो डिस्काउंट है वो होता है रिबेट। जनरली क्या है, देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। ट्रेड डिस्काउंट आपका बल्क परचेज पे दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के पर्पज। और जो थर्ड है रिबेट जो है वो दी जाती है एक तरीके से, जो आपकी स्टॉक क्लियरेंस सेल होती है, इंफीरियर क्वालिटी का जो माल है उसको निकालना है। कि तुमको लगता है कि 8 महीने तक मैं रख के क्या करूंगा, वो खराब ही होएगा, इस वजह से चलो कम रेट पे दे देते हैं, वो होती है आपकी रिबेट। तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ जी। यस मैम। डिफरेंस क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. दोबारा बताना है? No, ma'am. अब कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं की जाती रिबेट के लिए। जैसे आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, रिबेट की ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से की जाती। लेकिन अगर वो क्या कह रहा है, रिबेट अलाउ की जाती है आपकी सेल की एंट्री के बाद। कह रहा है इफ रिबेट इज अलाउड आफ्टर द एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स हैज ऑलरेडी बीन मेड, तब आपको रिबेट की एंट्री करनी पड़ेगी। क्योंकि तुम बुक्स में मान लो एक बार एंट्री कर चुके हो, मान लो तुमने बुक्स में ये दिखा दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाली एंट्री कर दी, ठीक है। अब बाद में अगर तुमने रिबेट दे दी है उसको, आप कहते हो आपके पास वो बाद में आ रहा है, मैंने जो एग्जांपल दिया फ्रिज का, ऐसे केसेस में क्या होता है, बाद में ही होती है ये सेटिंग्स। तो उसमें क्या है, उसमें फिर आपको एंट्री पास करनी होती है। सेलर क्या एंट्री पास करेगा बाद में, सेलर एंट्री पास करेगा जितने की उसने रिबेट दी। मान लो आपका 80,000 का ही फ्रिज मान लो, ठीक है, तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका बायर है उसके नाम, ठीक है। अगर आप हाथों हाथ बैंक ट्रांसफर कर रहे हो तो आप टू कैश अकाउंट भी लिख देते हो कि भैया आपने कैश में उसको इमीडिएट पेमेंट कर दी, ठीक है। मान लो 5% का दिया तो 4,000 आपने एंट्री पास की, 4,000। मान लो टू मैंने इसमें लिख दिया मोहन, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. यहां तक में किसी को कोई डाउट था? नो मैम। फिर बात आती है आपकी कंपाउंड एंट्रीज की, कंपाउंड जनरल एंट्रीज की। देखो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें क्या था, सेल मेड टू मोहन, सेल मेड टू सोहन, इस तरीके की एंट्रीज पे, या ये कहूं अगर सेम डेट पे आपकी एक ही अकाउंट से रिलेटेड काफी सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, तो उनकी अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय आप एक इकट्ठी एंट्री भी पास कर सकते। वो जनरली किस तरीके से होता है, मान लो आपकी एक एंट्री है कि 31 मार्च को आपने सैलरी पे की 30,000, देन सेम डेट पे रेंट पे किया 5,000, और सेम डेट पे आपने बिल पेमेंट की, टेलीफोन एक्सपेंस मान लो, हाँ 1,000, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगर मेरे को एंट्री करनी हो सिंपल, तो एंट्री कैसे पास होगी? सबसे पहले आपकी 31 मार्च को आप एंट्री पास करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी Yes, ma'am. 30,000 की। देन
रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, और फिर हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस। अभी तक तो हमने जनरली यही सीखी है ना एंट्री करनी, कि भाई अलग अलग एंट्री पास करो हर थिंग की। यस मैम। अब एक चीज बताओ मुझे, इनमें क्या चीज कॉमन है इन तीनों एंट्री? क्या कुछ कॉमन है? देखो तीनों एंट्रीज में कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है तीनों एंट्रीज में, है ना? यस मैम। और सेम डेट पे ही क्रेडिट हो रहा है। तो यस मैम। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? ऐसी सिचुएशन में अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय आप इकट्ठी एक एंट्री पास कर सकते हो। आप कहोगे मैडम इकट्ठी एक एंट्री कैसे पास करें? ठीक है, तो यस इकट्ठी मैम। एंट्री कैसे पास होएगी? सबसे पहले मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट किया, फिर मैंने रेंट अकाउंट को डेबिट किया, फिर मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तीनों अकाउंट मैंने डेबिट कर दिए, और यस मैम। फिर मैंने क्या किया? तीनों का इकट्ठा जो कैश अकाउंट अफेक्ट होना था उसको कर दिया है क्रेडिट, टोटल 36,000 से। यानी इन तीन अलग अलग एंट्रीज के बदले में मैंने अब क्या किया, क्योंकि तीनों एंट्री सेम डेट की थी, मैंने एक इकट्ठी एंट्री पास की। समझ में आई ये चीज? यस मैम। तो ऐसी एंट्री कैसे पास की जाती है? या तो आप एक अकाउंट को डेबिट करो और दो या दो से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट करो, या उसका उल्टा भी हो सकता है कि एक अकाउंट को आपने क्रेडिट किया और दो अकाउंट को डेबिट किया, दो या तीन या चार जितने भी है। और थर्ड कहते हैं बाय डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट एंड क्रेडिटिंग टू और मोर अकाउंट। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो अभी इस एंट्री में तो हमने क्या किया, डेबिट तीन अकाउंट को किया और क्रेडिट सिर्फ कैश को किया। कई बार क्या होता है, क्रेडिट में भी तीन चीजें क्रेडिट में भी दो चीजें आ जाए और डेबिट में भी दो चीजें। जनरली वो आपकी ओपनिंग एंट्री के केस में होता है, जब आपका बिजनेस कंटिन्यूड होता है ना, और आप पिछले साल की असेट्स और लाइबिलिटी को लेकर के आते हो, तब आपकी ये सिचुएशन होती। ठीक है, यस मैम। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, समझ आ जाएगा। देखो 1 जून को क्या कहता है पहली एंट्री, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो क्या एंट्री होएगी? सिंपल, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके पास से कैश जा रहा है और महेश रिसीवर है। लिखने की जरूरत है मुझे? नो मैम। महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, देन वो कहता है दूसरी एंट्री क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। तो क्या एंट्री होगी? आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और अरुण गिवर है तो टू अरुण अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में 4900, डिस्काउंट में 100, अरुण के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 5000। देखो यही है, कैश अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंट अलाउड 100, और अरुण का अकाउंट क्रेडिट हुआ 5000। ठीक है, डाउट है कुछ? नो मैम। देन कहते हैं गुड्स सोल्ड टू हरीश। हरीश को सामान बेचा है। सिंपल एंट्री क्या होगी, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
30,000। देन कहते हैं हरीश ने 2,000 का सामान वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। अब बचा कितने का? हरीश के पास सामान बचा, देखो 30,000 का सामान था, 2,000 का उसने वापस कर दिया, तो हरीश के पास बचा है 28,000। और हरीश से आपने कितना रिसीव किया है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या है? 500 रुपए का आपने क्या किया? कैश डिस्काउंट उसको दे दिया। ठीक है। अब यस मैम। 500 रुपए का जब आपने उसको कैश डिस्काउंट दिया है तो होगा क्या? होगा ये कि अब वो 500 रुपए आप डिस्काउंट में दिखाओगे। एंट्री क्या हो जाएगी? आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश 27,500 कैश के कॉलम में, 500 रुपए डिस्काउंट के कॉलम में, हरीश के कॉलम में आपका 28,000 रुपए। ठीक है। देन कहते हैं यस सोल्ड मैम। गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में कोई अलग से एंट्री नहीं होती है, आप सिर्फ एक वर्किंग नोट दिखाओगे ट्रेड डिस्काउंट कितना बनता है। 60,000 इंटू 10%, 6,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट बनता है। एंट्री हो जाएगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 54,000। ठीक है। यस मैम। देन कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब रवि से आपने परचेज किए 15% डिस्काउंट पे, वही वर्किंग नोट नंबर 2 बन जाएगा। 20,000 का 15%, 3,000 रुपए आपका ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट 17,000 रुपए। ठीक है। क्लियर है? यस मैम। कोई यस डाउट है? मैम। नो मैम। फिफ्थ इलस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? तुम कर लोगे? मैम कर लेंगे। कर लोगे? आगे चले? अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना है। ओके मैम। देखो 6th इलस्ट्रेशन में क्या कहते हैं? हरी एंड कंपनी की बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। 1 अप्रैल को उसने विनोद से सामान परचेज किया 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। सिंपल एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद 36,000। 1,000 का उसने सामान वापस कर दिया, तो विनोद टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। 900 रुपीज से। अब 900 से क्यों किया? अब देखो 900 से करने का उसका सिर्फ एक ही रीजन था। यहाँ पे उसने क्या बोल रखा है? लिस्ट प्राइस। अब लिस्ट प्राइस जब 40,000 था तो आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था, सामान रिकॉर्ड किया 36,000 पे। अब उसने जब 1,000 रुपए लिस्ट प्राइस का वापस किया है तो उसमें से भी तो आप ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस करोगे। समझे? नहीं समझ में आया? देखो मेरे पास क्या है, वो कहता है कि उसने 40,000 का सामान लिया 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 4,000 रुपए का डिस्काउंट हुआ उसका। हमने एंट्री क्या पास करी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 टू विनोद या XYZ जो भी था। ठीक है। अब कहते हैं नेक्स्ट डे पे उसने सामान 1,000 रुपए लिस्ट प्राइस का, देखो ये 40,000 का लिस्ट प्राइस का जब सामान था तो मैंने रिकॉर्ड किया 36,000 पे। अगर 1,000 का सामान है उस पे भी तो 10% डिस्काउंट मैंने
लिया होगा ना, यानी 100 रुपए यहाँ भी तो डिस्काउंट होगा। अब वो सामान मैंने रिटर्न किया तो एंट्री क्या हो जाएगी, विनोद अकाउंट डेबिट कितने से, 900 से, टू परचेज रिटर्न 900। समझ में आया 900 क्यों आया और 1000 क्यों नहीं आया? यस मैम। ठीक है। फिर कहते हैं नेक्स्ट में कि उसने हमको पेमेंट की, यानी हमने उसको पेमेंट की 34,000 की। अब आपने विनोद को 34,000 की पेमेंट करी, बनती कितनी थी उसकी, 36,000 में से 900 घटा दो, 35,000 100 रुपए की, और आपने करी है उसको 34,000 की। तो विनोद अकाउंट डेबिट 35,100 और टू कैश अकाउंट 34,000। क्या हमारा डबल एंट्री सिस्टम पूरा हुआ? नहीं हुआ ना। नो मैम। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से, 1100। समझ में आई? यस मैम। कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नो मैम। ये वर्किंग नोट जरूर बनाने हैं, क्योंकि वर्किंग नोट नहीं बनाते हो तो आपके नंबर वहीं डिडक्ट हो जाते हैं, आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है। मैम हर एक क्वेश्चन में वो रिटर्न नोट बनाना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, जहां पे इस तरीके की कैलकुलेशन है, ओके मैम। या तो तुम उस कैलकुलेशन को नरेशन में ही शो कर दो, जैसे कैश पेड टू विनोद 34,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 35,100 माइनस 34,000 करके वही दिखा दो। अदरवाइज वैसे ओके। जनरल रूल ये कहता है कि आप प्रॉपर तरीके से नोट बनाओ। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। सेम एग्जांपल है आपका, ये परचेज का था, नेक्स्ट आपका सेल से रिलेटेड है। सोल्ड गुड्स टू कैलाश 1 लाख का सामान आपने 15% डिस्काउंट पे दिया है, तो कैलाश टू सेल्स अकाउंट 15% डिस्काउंट माइनस किया 15,000 रुपए 85,000 का। अब कहते हैं कि कैलाश ने आपको सामान वापस किया। देखो इन सब में सिर्फ आपको यही कैलकुलेशंस करनी है। 1 लाख का सामान था, उसका 15% बनता है 15,000। ठीक है। फिर कहते हैं 4,000 रुपए लिस्ट प्राइस का सामान वापस किया, तो उसपे भी तो 15% आपने दिया होगा ना उसको, 600 रुपए का। यानी जब सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश 3,400। क्लियर है? 3,400 कहाँ से आया? अरे भाई यस हाँ, मैम। हिमांशी क्लियर है? यस मैम। बच्चे अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। नो मैम। ठीक है। अब देखो, अब आपने वर्किंग नोट बनाना है जिस टाइम पे, अब कैसे होएगा? सामान तो आपका था, देखो सेल्स थी 85,000 की, ठीक है, माइनस करोगे सेल्स रिटर्न, कितने की, 3,400 रुपए की। ठीक है। तो ये आपका आया, कितना आया, 81,600। अब वो कहता है
कि 5% का कैश डिस्काउंट दिया है, तो 81,600 का 5% आप निकालो, वो आपका कैश डिस्काउंट रहेगा। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट 77,520, डिस्काउंट अलाउड 4,080 और टू कैलाश 81,600। ठीक है, 4,080 रुपए आपका कैश डिस्काउंट बनता है 81,600 का। तो 81,600 में से जब आप माइनस करोगे ये 4,080 कैश डिस्काउंट 4080, तो नेट पेमेंट कितनी रिसीव होगी आपको, नेट पेमेंट रिसीव होगी आपको 77,520। ठीक है, समझ यस आया? मैम, यस मैम। देखो वर्किंग नोट आपकी बुक में प्रॉपर भी है, नहीं समझ आता है कल दोबारा से हम डिस्कस कर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो